नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय। पिछले एपिसोड में सबा की त्रासदी को जानने के बाद नासिर ने इसे प्रायश्चित का अवसर माना। वर्कशॉप की छुट्टी वाले दिन नासिर और अम्मी इमरान के गरीब लेकिन स्नेहपूर्ण घर पहुंचते हैं। जिस पल की प्रतीक्षा थी वो आ गया। इमरान की अम्मी ने विनम्रता से नासिर और सबा के निकाह का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवारों की सहमति मिल गई। लेकिन क्या दो व्यक्तियों और दो परिवारों की सहमति काफी है? समाज का दखल। इस सरल से रिश्ते के बीच समाज आ गया। जब इमरान काजी के पास निकाह पढ़ने गया तो काजी ने साफ मना कर दिया। कारण नासिर के खिलाफ फतवा है। दो शर्तें। काजी ने निकाह की दो शर्तें बताई। या तो नासिर पर फतवे की जानकारी न रखने वाले काजी को ढूंढो या नासिर मुफ्ती से क्षमा याचना करे। सबा के अब्बू का गुस्सा। ये सुनकर सबा के लकवाग्रस्त अब्बू गुस्से से भर गए। अम्मी को भी डर लगा कि मुफ्ती मौलवियों को नाराज करके उन पर विपत्ति आ जाएगी। उन्होंने नासिर को क्षमा याचना करने के लिए बुलाया। शुक्रवार को जब नासिर और अम्मी सबा की गोद में सो रही शनाया को देखकर धीमे स्वर में चर्चा करने बैठे तो नासिर ने निर्णय सुनाया। नासिर का दार्शनिक विद्रोह। नासिर ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने सबा पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाकर एक तार्किक और नैतिक भाषण शुरू किया। प्रश्न। नासिर ने मुफ्ती मौलवियों को निशाने पर लिया। ये मुफ्ती मौलवी निर्लज पुरुषों पर कोई फतवा नहीं जारी करते हैं। ये औरतों के लिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते। उसने पूछा, धर्म मनुष्य के जीवन के लिए आनंद सुनिश्चित करने का माध्यम होना चाहिए या किसी मासूम के जीवन को नर्क कर देने का साधन होना चाहिए? नासिर की तीखी आलोचना। नासिर ने अपने तलाक के पाप को भी स्वीकार किया और सवाल किया, मुफ्ती मौलवियों ने मेरे विरुद्ध फतवा तब क्यों नहीं दिया? अंत में नासिर ने अपने नैतिक निष्कर्ष को दृढ़ता से घोषित किया। अतः जैसा आप लोगों को लग रहा है सबा से निकाह के लिए मैं इनके पास क्षमा याचना करने जाऊंगा, वो मेरे लिए संभव नहीं है। अब सबा की अम्मी ने क्या पूछा? तब नासिर, बेटा सबा और आपके निकाह कैसे हो सकेगा? सुनिए, रूढ़िवादिता पर प्रहार, नासिर का विवेक और दो प्रेमियों के निकाह का रास्ता कैसे निकलेगा मानव परिचय में आप सुनेंगे। एपिसोड 15, निकाह की बाधा और नासिर का दार्शनिक विद्रोह। वर्कशॉप की अगली साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन नासिर और अम्मी इमरान के घर पहुंच गए। घर में गरीबी स्पष्ट दिख रही थी। इसके अतिरिक्त बाकी सब बहुत अच्छा था। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो घड़ी भी आ गई। इमरान की अम्मी ने नासिर की अम्मी से सबा और नासिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर आप स्वीकार करें तो हम इन दोनों बच्चों का निकाह करवाना चाहते हैं। अम्मी ने उत्तर देने में जरा भी देर नहीं की। तत्क्षण ही कहा, इन दोनों बच्चों ने बुरा समय देखा है। अगर ये स्वीकार करें तो उनकी प्रसन्नता के लिए मेरी ओर से स्वीकृति है। नासिर की अम्मी के उत्तर से बात सबा और नासिर पर आ गई। दोनों ने इशारे से अपनी अपनी स्वीकृति दे दी। हमारे आधुनिक विकसित कहलाए जा रहे समाज संरचना की यह मगर बड़ी विडंबना है कि दो वयस्क हो चुके व्यक्ति भी जब पूरी सोच समझ और आपसी सहमति के साथ पति पत्नी के प्रगाढ़ रिश्ते में बंध जाना चाहते हैं तब भी उनके बीच समाज का दखल आ जाता है। नासिर और सबा के निकाह में केवल इन्हीं दोनों की सहमति नहीं थी अपितु दोनों के परिवार में बड़ों की अनुमति भी थी। तब भी सरल से लग रहे रिश्ते के बीच समाज आ जाने वाला था। ये भी कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यहाँ ये कहावत भी झूठी पड़ने वाली प्रतीत हो रही है। हुआ ये कि जब दोनों परिवारों में नासिर और सबा का निकाह कराना तय कर लिया गया तब इमरान एक काजी के पास गया। काजी ने नासिर एवं सबा के विवरण पूछे। इमरान के बताए जाने के बाद काजी ने इनका निकाह पढ़ने की मनाही करते हुए कहा, नासिर के खिलाफ फतवा है। ऐसे में सबा से नासिर का निकाह संभव नहीं है। इमरान ने व्यग्र होकर पूछा, कोई तो तरीका होगा जिसमें इनका निकाह हो सकता है? काजी ने कहा, दो सूरत में यह निकाह संभव हो सकता है। इमरान ने काजी को 500 का नोट देते हुए कहा, कृपया बताएं। काजी ने नोट अपने जेब के हवाले करते हुए कहा, पहली सूरत यह है कि आप उस काजी की तलाश करें जिसे नासिर पर फतवे की जानकारी नहीं। उस काजी से आप इनका निकाह पढ़वा लें। और दूसरी यह कि निकाह मैं भी पढ़ सकता हूँ अगर नासिर क्षमा याचना करते हुए अपने ऊपर से मुफ्ती का दिया ये फतवा उठवा ले।
इमरान ने काजी का धन्यवाद किया और विदा ली। इमरान घर वापस आया। उसने अपनी अम्मी अब्बू को उपस्थित हुई अड़चन एवं काजी के बताए उपाय के बारे में जानकारी दी। ये सब सुनकर लकवाग्रस्त अब्बू एकदम से क्रोधित हो गए। उन्होंने इमरान से कहा, बेवकूफ़ आदमी, आपने बात इतनी आगे बढ़ा ली और तब नासिर पर फतवा होने की बात हमें बता रहे हो। अम्मी ने भी अब्बू से सहमत करते हुए कहा, बेटा इमरान, हमें संप्रदाय में रहना है। मुफ्ती मौलवियों को नाराज करके हम पर विपत्ति आ जाएगी। ये तो संभव ही नहीं कि फतवे से अनजान काजी के द्वारा हम निकाह करवा ले। इसका नतीजा अच्छा नहीं आएगा। ऐसे धोखे से हमारे विरुद्ध भी फतवा आ जाएगा, तब तो आपका ही निकाह भी खटाई में पड़ जाएगा। इमरान को अपने निकाह पर ही जब खतरा होता जान पड़ा तो वह सोचते हुए बोला, अब्बू गुस्सा ना कीजिए, इससे आपकी तबीयत पर बुरा असर पड़ेगा। मैं नासिर भाईजान को मुफ्ती से क्षमा याचना की बात कहता हूँ। अब्बू ने गुस्से पर काबू किया, फिर तुलनात्मक नरमी से कहा, इमरान, आप अकेले में बात नहीं करेंगे। आप नासिर और उनकी अम्मी को यही बुलाओ। अब जो भी बात होगी वो हमारे सामने की जाएगी, समझे आप? घर बड़ा नहीं है, यद्यपि सबा कमरे में नहीं है, मगर उसे रसोई में रहते हुए भी सारी बातें स्पष्ट सुनाई दी हैं। वो नासिर की अम्मी एवं नासिर से मिलने के बाद नासिर को मन ही मन चाहने लगी है। सबा को उत्पन्न हुई नई झंझट से निराशा हुई। वो मन ही मन यह मनाने लगी कि अब नासिर जब आए तो क्षमा के लिए मान जाएं। इमरान ने अब्बू एवं अम्मी के सामने ही नासिर को कॉल किया और कहा, भाईजान, निकाह को लेकर कुछ अड़चनें आ रही है। मेरे अब्बू और अम्मी चाहते हैं कि आप अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आकर इस पर चर्चा करें। नासिर ने सोचने में कुछ पल लगाए, तब कहा, अगले शुक्रवार वर्कशॉप बंद वाले दिन ही यह मुमकिन हो सकेगा। इमरान ने कहा, ठीक है भाईजान। फिर इमरान ने यह बात अब्बू को बताई थी। अब्बू ने कहा, ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे। अगले दिनों में भी इमरान वर्कशॉप जाने आने एवं वर्कशॉप में नासिर के साथ रहा। तब न नासिर ने और न ही उसने निकाह में अड़चन संबंधी कोई बात की। शुक्रवार को नासिर और अम्मी जब इमरान के घर पहुंचे तो उपहार में मेवे एवं चॉकलेट लेकर आए। उनके साथ ही शनाया के लिए महंगे कपड़े भी हैं। ये सब देख सबा तो प्रसन्न हुई थी, मगर अब्बू अम्मी ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। फिर आपस में जब सामान्य हालचाल पूछे बताए जा रहे थे तब सबा सबके लिए कॉफी बना लाई। सबा को उसकी अम्मी ने सामने ही बैठने को कहा। ऐसा करने के पहले सबा अपनी सो रही बेटी शनाया को गोद में ले आई। फिर सबा भी सबके साथ कॉफी पीने लगी। ये बात अच्छी हुई। सबा की गोद में सो रही शनाया को डिस्टर्ब न हो, इस हेतु अब बातों में सबका स्वर नर्म एवं धीमा हो गया। इमरान ने काजी से हुई सब बात बताए। फिर नासिर से पूछा, भाईजान बताइए, इस उलझन में से निकलने का रास्ता क्या हो? तब नासिर ने बोलने के पहले 1-2 मिनट तक कॉफी की चुस्कियां लेते हुए विचार किया। सभी लगातार नासिर को देखते रहे। फिर एक तरह से निर्णय सुनाते हुए नासिर ने कहा, किसी काजी को धोखे में रखकर मैं निकाह पढ़वाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं किसी मुफ्ती या मौलवी के पास क्षमा याचना करने भी नहीं जाने वाला हूँ। इस पर सबा की अम्मी ने पूछा, फिर निकाह कैसे हो सकेगा? नासिर ने इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते हुए एक भाषण जैसा कहना प्रारंभ किया, सबा और मैं, हम दोनों ही संप्रदाय में चल रहे पिछड़े और रूढ़िवादी चलन के शिकार हैं। सबा का हमारी ही संप्रदाय में निकाह हुआ, उसे धोखे में रखा गया। उसे बीमार पति मिला और 1 साल में ही वो स्वर्ग से धार गया। ससुराल वालों को संदेह का लाभ देते हुए भी अगर हम दोष सबा के भाग्य का भी मान लें तो बाद में जो हुआ उसे शर्मनाक कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पति के बाप ने बेटे की मौत को अपने लिए अपनी वासनापूर्ति का अवसर समझ लिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सबा? अचानक किए प्रश्न से सबा हतप्रभ रह गई। उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने सिर हिलाकर सहमति जता दी। इससे नासिर का उत्साह बढ़ गया। उसने आगे कहा, माना कि औरतें आश्रित हैं, वे स्वयं कमा सकने योग्य नहीं हैं। क्या इस कारण उन्हें ऐसे अत्याचार सहन करने को बाध्य करना उचित है? ये मुफ्ती मौलवी निर्लज पुरुषों पर कोई फतवा नहीं जारी करते हैं। औरतों पर ऐसे अत्याचार नहीं किए जा सके, इसकी कोई पहल और पुख्ता व्यवस्था नहीं करते हैं। ये औरतों के लिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते। धर्म में प्रचलित किसी पक्ति का उल्लेख करके औरतों को आधुनिक शिक्षा नहीं दिए जाने को ठीक ठहराते हैं। फिर औरतों की आश्रित होने की व्यवस्था निर्मित कर उन पर पुरुष के मनमानी की स्थिति बनाए रखते हैं। आप लोग बताइए, धर्म मनुष्य के जीवन के लिए आनंद सुनिश्चित करने का माध्यम होना चाहिए या किसी मासूम के जीवन को नर्क कर देने का साधन होना चाहिए?
इतना कहकर नासिर ने अपनी समझ पर स्वयं गर्व करते हुए प्रशंसा की आशा में सबकी ओर देखा। नासिर ने सबा पर हुए अत्याचार का विषय उठाकर प्रश्न किया है। इससे वहां उपस्थित सभी लोग कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं है। इसे सबकी मौन सहमति समझते हुए नासिर का उत्साह और बढ़ा, मगर इस बार आगे कहते हुए उसका स्वर धीमा हुआ। अब मैं अपनी बताता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया है। फिरदौस को मैंने 3 तलाक तब दिया जबकि 3 तलाक देश में कानून विरुद्ध हो गया था। मैंने एक ही समय में 3 बार तलाक कह दिया, वह भी तलाक दिए जाने का हमारी संप्रदाय द्वारा स्वीकृत तरीका भी नहीं है। तब मुफ्ती मौलवियों ने मेरे विरुद्ध फतवा नहीं दिया, अर्थात फिरदौस जो एक औरत है पर पुरुष के अत्याचार को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। इससे क्या ये प्रतीत नहीं होता कि ये लोग हमारी संप्रदाय में औरतों को दबाए रखने, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देने की व्यवस्था देते हैं? इस पर सबा के अब्बू ने असहमति जताते हुए कहा, वे लोग इस्लाम को हमसे अधिक समझते हैं, वे उस अनुसार व्यवस्था देते हैं। नासिर समझ रहा था सबा के अब्बा पुरानी पीढ़ी के पुरुष हैं, वे पितृसत्ता और मुफ्ती मौलवियों के विरुद्ध कही गई किसी बात का समर्थन नहीं करेंगे। तब उसने तर्क करते हुए आगे कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि जब हमारी औरतें भी इस्लाम की अनुयायी हैं तब उनके साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया जाता है। हम औरतों को ही एक तरफा नियम के पालन करने के लिए बाध्य क्यों करते हैं? क्या गलतियां केवल औरतें ही करती हैं? उनकी गलतियों पर उन्हें तलाक दे देने की शक्ति मर्दों को दी जाती है। अगर गलती पति करे तो क्या औरत को उसे तलाक दिए जाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? नासिर के किए इन प्रश्नों से सबा के अब्बा के मुंह पर ताला लग गया, जबकि वहां उपस्थित महिलाओं सहित इमरान का भी मौन समर्थन उसे प्रतीत हुआ। नासिर ने वहां रखे गिलास में जग से पानी लेकर कुछ घूंट पानी पिया। कुछ पल प्रतीक्षा भी की कि कोई कुछ कहे। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब नासिर ने ही अपने स्वर को संयत और शांत करते हुए कहा, जो इस्लाम के पाबंद नहीं, हम उन्हें काफिर कहते हैं। हमारी औरतें इस्लाम की पाबंद होती हैं तब भी हम उनसे लगभग अन्य धर्मावलंबियों की तरह ही भेदभाव करते हैं। नासिर के प्रश्न और तर्क के सामने सब मौन रह गए, जबकि सबा सोच रही है कि नासिर बहुत ही भले व्यक्ति हैं। उसे लग रहा है नासिर औरतों की बताते हुए वास्तव में उसी की पीड़ा बयान कर रहे हैं। पुरुष के नाम पर वहां नासिर के अलावा सबा के अब्बू एवं इमरान हैं। अब्बू सबा पर दुबई में किए गए अत्याचार से क्षुब्ध हैं, इसलिए वे नासिर के विरुद्ध कहने को शब्द नहीं सोच पाए हैं। इमरान भी नासिर के वर्कशॉप में उसका मातहत है, इसलिए वो भी उसके सम्मान में चुप ही है। तब नासिर ने फिर कहना शुरू किया, अब फतवा जारी करने वालों के अन्याय का एक और उदाहरण सुनिए। उन्हें मेरे विरुद्ध फतवा तब जारी करना चाहिए था जब मैंने कुछ ही सेकंड्स में फिरदौस पर 3 बार तलाक कह दिया। उन्होंने तब मुझ पर फतवा नहीं किया। उन्होंने मुझ पर फतवा तब दिया जब मैंने कोर्ट में काफिर जज को सच्चा मुसलमान बता दिया। वो जज तो बिना भेदभाव के मुझे एक मनुष्य की तरह देख रहा था। उस पर इस बात का भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा था कि मैं मुसलमान था या मैं उनकी पत्नी पर हमला करने वाला अपराधी था। तब इन्हें मेरा कहना इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुझ पर फतवा कर दिया। अतः जैसा आप लोगों को लग रहा है सबा से निकाह के लिए मैं इनके पास क्षमा याचना करने जाऊंगा, वो मेरे लिए संभव नहीं है। अब सबा की अम्मी ने कहा, तब नासिर बेटा, सबा और आपके निकाह कैसे हो सकेगा? अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक, निकाह की बाधा और नासिर का दार्शनिक विद्रोह। यह एपिसोड नासिर के चरित्र विकास का सबसे शक्तिशाली और निर्णायक क्षण है। उसका निजी संघर्ष अब व्यक्तिगत प्रायश्चित से बढ़कर सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ एक दार्शनिक विद्रोह बन जाता है। निकाह का प्रस्ताव एक धार्मिक अड़चन, फतवे के सामने आता है जिसे नासिर चुनौती देने के लिए तैयार है। 1. गरीबी, स्वीकृति और धार्मिक बाधा। पारिवारिक सहमति। दोनों परिवारों की तत्काल और सहज स्वीकृति दर्शाती है कि सबा और नासिर की जरूरत और दुख धार्मिक या सामाजिक अड़चनों से अधिक महत्वपूर्ण थे। काजी की भूमिका। काजी धार्मिक नियम के प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है जो फतवे के कारण निकाह पढ़ने से मना कर देता है। काजी द्वारा बताए गए 2 उपाय, धोखे से निकाह या मुफ्ती से क्षमा याचना, दोनों ही नासिर के नए नैतिक दर्शन के विपरीत हैं। इमरान के परिवार का डर। सबा के लकवाग्रस्त अब्बू और अम्मी का डर कट्टरता के वास्तविक प्रभाव को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कट्टरपंथी व्यवस्था भय पर टिकी है। 2. नासिर का दार्शनिक और वैचारिक विद्रोह। नासिर अपने निकाह की बाधा को धार्मिक पाखंड पर हमला करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करता है।
उसका भाषण उसकी बौद्धिक क्रांति को दर्शाता है। रूढ़िवादिता पर हमला। नासिर स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि वो न तो धोखा देगा और न ही क्षमा याचना करेगा। उसके लिए क्षमा मांगना उस व्यवस्था को स्वीकार करना होगा जो उसके अनुसार अनैतिक है। सभा के शोषण का उपयोग। नासिर सभा पर हुए अत्याचार को एक शक्तिशाली तर्क के रूप में प्रयोग करता है। वो पूछता है कि मुफ्ती मौलवी निर्लज पुरुषों पर फतवा क्यों नहीं जारी करते, बल्कि औरतों को शिक्षा से वंचित कर उन्हें पुरुषों की मनमानी के अधीन रखते हैं। दकियानुसी चलन। नासिर का कहना कि सभा और वो दोनों ही संप्रदाय के रूढ़िवादी चलन के शिकार हैं, उनके रिश्ते को एक समान नैतिक आधार प्रदान करता है। तलाक और फतवे पर विरोधाभास। नासिर का सबसे मजबूत तर्क ये है कि जब उसने गैर कानूनी तरीके से फिरदौस को 3 तलाक दिया तब उस पर फतवा नहीं लगा, लेकिन जब उसने धर्मनिरपेक्ष न्यायाधीश की मानवता को सच्चा इस्लाम बताया तब उस पर फतवा लगा। ये साबित करता है कि फतवे का मकसद नैतिकता या इस्लाम नहीं, बल्कि पितृसत्ता और सत्तावादी नियंत्रण को बनाए रखना है। 3. मौन स्वीकृति और सभा का समर्थन। नासिर को ग्लानि नहीं, क्रोध। नासिर अब अतीत की ग्लानि से मुक्त होकर सामाजिक अन्याय के प्रति क्रोध में है। उसका भाषण, विशेष रूप से सभा को सीधा प्रश्न पूछना, उसे अपनी लड़ाई में शामिल करता है। सभा का सिर हिलाकर सहमति देना नासिर को मौन समर्थन प्रदान करता है। मौन का अर्थ। सभा के अब्बू नासिर के तर्कों का उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि वे सभा पर हुए अत्याचार से क्षुब्ध हैं, जबकि इमरान बॉस होने के नाते और महिलाएं पीड़ित होने के नाते मौन समर्थन देते हैं। यह मौन नासिर के तर्कों की शक्ति को दर्शाता है। कहानी का मोड़। सभा की मां का अंतिम प्रश्न, तब निकाह कैसे हो सकेगा, कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां धार्मिक सत्ता को व्यक्तिगत विवेक से प्रतिस्थापित करने का नया रास्ता खोजना होगा। नासिर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पुराने नियम नहीं मानेगा, इसलिए अब उसे निकाह के लिए एक नया तरीका ढूंढना होगा। एपिसोड 15 समाप्त।